हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया के अंदर। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने लेकर आ गए हैं पर्यावरण अध्ययन का जो 27 मई को पेपर हुआ है उसकी आंसर की। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि सर जो कल पेपर हुआ है पर्यावरण अध्ययन का उसकी आंसर की आप हमें बताएं। लेकिन दोस्तों किसी भी बच्चे ने हमें जल्दी से पेपर नहीं भेजा था। रात को 8 से 10 बजे के बीच में हमारे पास पेपर आया था। उसके बाद हमने इसके आंसर की बनानी चालू कर दी थी और अब आंसर की बनकर तैयार होते ही हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। इस आंसर की कि आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको पता करना है पीडीएफ कहाँ है तो ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर रहेगी और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इसके पासवर्ड नहीं दर्शाए जाएंगे क्योंकि इस पीडीएफ के अंदर पासवर्ड लगाए गए हैं और पासवर्ड आपको वीडियो के माध्यम से ही 2 से 3 बार यहाँ पर बता दिए जाएंगे। तो इससे जो पूरी की पूरी ये आंसर की है इसको देखकर आप हमें बताइएगा कि आपके कितने परसेंटेज यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के अंदर बन रही है। एक खास बात मैं आपको बता दूं, हमने जो पर्यावरण अध्ययन का पेपर बनाया था मॉडल पेपर 90% उसी के अंदर से पेपर आया है। हमने यहाँ पर 250 प्रश्न आपको दिए थे और 250 प्रश्नों में से 90 प्रश्न आना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो इसी के बात के ऊपर या फिर जय बाबा बजरंगबली का नाम लेके वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके कितने परसेंटेज यहाँ पर बन रहे हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं मॉडल जो पेपर है उसकी आंसर की तरफ। ये देख सकते हैं आप BA फर्स्ट ईयर का पेपर है, इन्वायरमेंट स्टडी का 2023 का पेपर है। ये नहीं है कि मैं पुराना पेपर आपके सामने लेकर आ गया हूँ। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों से यहाँ पर पेपर दिया गया है। हम हिंदी माध्यम से आपको पेपर का हल करवाने वाले हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हॉर्नबिल पत्रिका का प्रकाशन निम्न के द्वारा होता है। किसके द्वारा किया गया है हॉर्नबिल पत्रिका का प्रकाशन, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर रहेगा BNHS मुंबई, BNHS मुंबई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। मात्र और मात्र हम आपको ये जो आंसर की है 20 से 25 मिनट के अंदर यहाँ पर हल करवा देंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 20 से 25 मिनट भी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगला जो बच्चों का पेपर होने वाला है उसके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इस वीडियो के अंदर हम आपको पॉइंट बताने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सलीम अली सेंटर फॉर आर्थेनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री साकोन अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है तो ये कोयम्बटूर के अंदर रहेगा। कहाँ पे रहेगा? कोयम्बटूर के अंदर रहेगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ पुस्तक निम्न के द्वारा लिखी गई। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई, इसका हमें आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। E.O. विल्सन के द्वारा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो पुस्तक है वो लिखी गई। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना देखिए यहाँ पे, फॉल ऑफ स्पैरो निम्न में से किसकी आत्मकथा है? फॉल ऑफ स्पैरो निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा किसकी रहेगी? सलीम अली की आत्मकथा रहने वाली है। किसकी आत्मकथा रहेगी? सलीम अली की आत्मकथा यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध पर्यावरणीय वकील है? निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध पर्यावरणीय वकील है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मेघा पाटकर जो है वो है एक पर्यावरणीय वकील रहने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में हुआ? कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में हुआ ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य। और वैसे कोई बच्चे जो है वो कर्नाटक व केरल भी कर सकते हैं, लेकिन कर्नाटक व केरल गलत हो जाएगा क्योंकि केरल की जो हुई थी वो भी तमिलनाडु के साथ हुई थी, न कि कर्नाटक के साथ हुई थी। तो इसका जो किन 2 राज्यों के बीच में हुआ है ये पूछा है, तो कर्नाटक व केरल के बीच में नहीं हुआ, ये कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच में हुआ है। और कब हुआ था? ये 2 जून 1990 को हुआ था। कब हुआ था? मैंने आपको वादा किया था कि एक्स्ट्रा फैक्ट मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ और वही बता रहा हूँ। 2 जून, कब? 2 जून 1990
90 को क्या हुआ था, जो कावेरी जल विवाद है दो राज्यों के बीच में, कौन कौन से राज्यों के बीच में, कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सरदार सरोवर बांध निम्न नदी पर है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पे है, तो सरदार सरोवर बांध 5वीं कक्षा का बच्चा भी बता देगा, नर्मदा नदी के पर बना हुआ है। इसके बाद देखिए, निम्न में से किसे परमाणु ऊर्जा विकास का जनक माना जाता है। परमाणु ऊर्जा विकास के जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर होमी भाभा को पर्यावरण का जनक है, परमाणु ऊर्जा विकास का जनक है माना जाता है। 20 से 25 मिनट का मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बोला है और पूरे प्रश्न आपको यहाँ पर हल करवा दूंगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जिस प्रश्न में हमें डाउट लगेगा वो हम खुद ही छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में थोरियम के भंडार। भारत में थोरियम के भंडार, तो भारत में जो थोरियम के भंडार है वो रहेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भारत जो है, भारत में तमिलनाडु में क्या है, थोरियम के भंडार होते हैं। इसके अलावा केरल, झारखंड, बिहार और राजस्थान। एक तो क्या, केरल लिख लीजिएगा, केरल थोरियम के भंडार आ सकता है अगले पेपर के अंदर। दूसरा है झारखंड, क्या, झारखंड, ठीक है। और इसी प्रकार बिहार और क्या, राजस्थान, इन सभी के अंदर थोरियम के भंडार है। और एक तमिलनाडु, 5 राज्यों के अंदर भारत के अंदर क्या है, थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का ठंडा मरुस्थल कौन सा है। भारत का ठंडा मरुस्थल कौन सा है, लद्दाख। कौन सा है, लद्दाख भारत का ठंडा मरुस्थल रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लाल सागर निम्न में से किस संरचना का एक उदाहरण है। लाल सागर जो है वो निम्न में से किस संरचना का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 11, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लाल सागर जो है वो इसका रहने वाला है। पूरा कंफर्म नहीं है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। भ्रंश नहीं रहने वाला है, अवशेष नहीं रहने वाला है, या तो इसका आंसर वलन है या फिर लावा है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही रहने वाला है। इसके बाद देखिए, कौन सा मौसम का तत्व है जो वायुमंडल में ऊपर की तरफ चढ़ने पर सदैव कम होता है। ऊपर की तरफ चढ़ने पर सदैव कम होता है, तो वो कौन सा होता है, तापमान। तापमान जो है वो क्या होता है, मौसम का एक तत्व है जो वायुमंडल में ऊपर की तरफ चढ़ने पर सदैव क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में से हटाने का कार्य करती है। देखिए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल से हटाने का कार्य करती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण, इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक जीव द्वारा घेरी गई जगह तथा उस जीव की समुदाय में कार्य की भूमिका वर्णित करता है। प्रश्न नंबर 14 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पारिस्थितिकी निकेत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैविक खाद के रूप में किसे उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, नोस्टाक, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के कुछ स्थानों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पीने के पानी में पाया जाता है। भारत के कुछ स्थानों पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पीने के पानी में पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ये सभी, क्या, पीने के पानी में आर्सेनिक भी पाया जाता है, फ्लोराइड भी पाया जाता है और यूरेनियम भी पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा की अगर बात की जाए तो आर्सेनिक जो है वो पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से कौन से जीव परागण कारक होते हैं। जीव परागण कारक जैसे चमगादड़ हो गया, मधुमक्खी हो गया, पक्षी हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ये सभी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रेड डाटा बुक में सूचियां सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में सूचियां सम्मिलित है, कौन सी सूचियां सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में लुप्त प्रजातियों की सूचियां भी सम्मिलित है और लुप्त प्राय प्रजातियों की सूचियां भी सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए एवं बी, यानी कि दुर्लभ प्रजातियों की और लुप्त प्राय प्रजातियों की दोनों की सूचियां ही सम्मिलित रहेगी। और इसे बनाया कब गया था, 1960 में जो रेड डाटा बुक है इसे संचालित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस संगठन द्वारा रेड डाटा बुक को अनुरक्षित किया गया। रेड डाटा बुक को किस संगठन के द्वारा अनुरक्षित किया गया, IUCN के द्वारा
इसे क्या किया गया था, अनुरक्षित किया गया था। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस देश से रेड डाटा बुक का उद्भव हुआ, किस देश से रेड डाटा बुक का उद्भव हुआ, तो ये किस देश से हुआ था, रूस से हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्णी शब्द का विस्तारित रूप है, परिवर्णी शब्द का विस्तारित रूप हमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी, UNEPB हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, UNEPB से हम बोल सकते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत, प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत हमें पूछा गया है। प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत क्या रहेगा, तो प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत रहेगा ज्वालामुखी। क्या रहेगा, प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत क्या रहेगा, ज्वालामुखी। ठीक है, प्राकृतिक पूछा है, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न वनों की कटाई हम खुद करते हैं, उद्योगों का धुआं ये भी प्रकृति का नहीं है, मनुष्यों द्वारा किया जाता है, वाहनों का धुआं भी मनुष्य द्वारा किया जाता है। तो ज्वालामुखी विस्फोटक ही इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मूंगा चट्टानें पाई जाती है, मूंगा चट्टानें कहाँ पर पाई जाती है, तो ये सुंदरवन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, लाइकेन कौन सी सहजीवी संबंधता को दर्शाते हैं, लाइकेन कौन सी सहजीवी संबंधता को दर्शाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल व कवक को करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सक्रिय रासायनिक दवा रेजपाइन को प्राप्त किया जाता है, रेजपाइन को किससे प्राप्त किया जाता है, रेजपाइन को किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राउफोलिया राउवुल्फिया से किससे प्राप्त किया जाता है, जो रेजपाइन है इसको प्राप्त किया जाता है राउवुल्फिया से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 मिनट हो चुके हैं हमारे पास, 25 मिनट का हमने वादा किया है, केवल और केवल 15 मिनट है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको पासवर्ड चाहिए तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। केवल और केवल 35% होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। बायोगैस से निर्माण मुख्यतः कौन से सिद्धांत पर आधारित है, बायोगैस निर्माण कौन से सिद्धांत के ऊपर आधारित है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो वायवीय अपघटन के ऊपर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या रहेगा, एसएनजी का अभिप्राय क्या रहेगा, सिंथेटिक नेचुरल गैस। क्या रहेगा, इसका क्या रहेगा बताइए आंसर, इसका आंसर रहेगा सिस्टमैटिक नेचुरल गैस। क्या रहेगा, सिस्टमैटिक नेचुरल गैस इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एसएनजी सिस्टमैटिक नेचुरल गैस इसका राइट आंसर रहने वाला है प्रश्न नंबर 27 का। इसके बाद देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने अध्याय है, तो इसके अंदर कितने अध्याय है, इसके अंदर 4 अध्याय है। कितने अध्याय है, 4 अध्याय है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अम्लीय वर्षा निम्न के कारण होती है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो अम्लीय वर्षा जो है वो मृदा, अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो जाता है, अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो जाता है, मृदा का पीएच क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर क्षारीय वर्षा होगी, कौन सी वर्षा, क्षारीय वर्षा होगी, क्षारीय वर्षा होगी तो मृदा का पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर अम्लीय वर्षा होती है तो मृदा का पीएच क्या हो जाता है, घट जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1981 में अधिनियमित हुआ या फिर जारी हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत का इक्को मारक रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का घड़ा, यानी कि मिट्टी के बर्तन से जुड़ा हुआ है इक्को मारक। किससे, मिट्टी के बर्तन से, मिट्टी बर्तन से, तो मिट्टी का बर्तन इसमें से कहाँ पे आ जाएगा, मिट्टी का घड़ा में ही मिट्टी का बर्तन रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रकाश रासायनिक धुंध का मुख्य भाग है, प्रकाश रासायनिक के धुंध का मुख्य भाग है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 32 नंबर का, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जलवाष्प भी रहने वाला है, NOx भी रहने वाला है, SOx भी रहने वाला है। वैसे इसका राइट आंसर ये भी कर सकते हैं NOx, लेकिन जिस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है धुंध का मुख्य भाग, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ये सभी रहने वाला है, NOx भी रहेगा और जलवाष्प भी रहेगा और SOx भी रहेगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, मर्दीय का अर्थ क्या रहेगा, मर्दीय का अर्थ क्या रहता है, मिट्टी से संबंधित रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस छोटे से बच्चे से भी पूछ लीजिएगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष भारत के अंदर। इसके बाद देखिए,
प्रति 1000 पर कुल जन्मों की संख्या क्या कहलाती है? प्रति 1000 पर कुल जन्मों की संख्या क्या कहलाती है? 35 नंबर प्रश्न देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा अशोधित जन्म दर इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, समान जन्म दर पर मृत्यु दर के कारण शून्य जनसंख्या वृद्धि का होना क्या कहलाता है? समान जन्म दर पर मृत्यु दर के कारण शून्य जनसंख्या वृद्धि का होना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है? इसका जो राइट आंसर रहेगा 36 नंबर का वो रहेगा प्राकृतिक वृद्धि। क्या रहेगा? प्राकृतिक वृद्धि इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शोर को मापने की इकाई क्या होती है? शोर को मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डिस्पोजेबल गिलास व प्लेट किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, पॉलीविनाइजल एल्कोहल से बनती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ठोस कणों से बने एरोसोल जो कि दहन प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। दहन क्या होता है? दहन खत्म करना होता है, और ख़त्म किससे होती है? कोई चीज़ ख़त्म किससे होती है? जलाने से ही होगी। तो दहन प्रक्रिया से अगर बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? कौन सा प्रश्न है अपना? 39 नंबर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 39 नंबर का वो रहेगा ए। क्या रहेगा? ए। धुआं क्या कहलाता है? दहन प्रक्रिया से उत्पन्न जो कण होते हैं उनको क्या कहलाता है? दहन, अगर किसी को जलाएंगे किसी वस्तु को तो क्या निकलता है? धुआं ही निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? धुआं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विषाक्त की सांद्रता का संपोषण स्तर के बढ़ने के साथ साथ क्या कहलाता है? देखिए, विषाक्त की सांद्रता का संपोषण स्तर के बढ़ने के साथ बढ़ना क्या कहलाता है? तो 40 नंबर का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सुपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉरी, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी, जैव संचयन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गर्म पानी को सीधा नदियों में छोड़ना क्या कहलाता है? गर्म पानी को सीधा नदियों में छोड़ना क्या कहलाता है? ऊष्मीय प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मीय प्रदूषण कहलाता है। इसके बाद वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है? वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सी गैस होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। इसके बाद देखिए, उपचारित जल को क्या मिलाकर कीटाणु रहित किया जा सकता है? उपचारित जल को क्या मिलाकर कीटाणु रहित किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 43 का बी। क्या रहेगा? फ्लोरीन। ठीक है। क्या रहेगा? फ्लोरीन इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी भी खाद्य श्रृंखला को वास्तविक अंत कहाँ होता है? किसी भी खाद्य श्रृंखला का वास्तविक अंत कहाँ पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 44 नंबर का वो रहेगा, देखिए क्या पूछा है, किसी भी खाद्य श्रृंखला का वास्तविक अंत कहाँ होता है? तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा परभक्षी। ठीक है। इसका राइट क्या रहेगा? परभक्षी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जेरारक अनुक्रमण में कौन अग्रणी प्रजाति का कार्य करती है? जेरारक अनुक्रमण में कौन अग्रणी प्रजाति का कार्य करती है? तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? लाइकेन। अब पीडीएफ के पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ क्या रहने वाले हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से, एक बार ही बताए जाएंगे। यहाँ पर पासवर्ड यू क्या रहेगा? लिख लीजिएगा, UNIPP। क्या? UNIPPP, ये इसके पासवर्ड रहने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण में अंतिम तथा स्थायी समुदाय कौन सा है? अंतिम तथा स्थायी समुदाय कौन सा रहेगा? चरम प्रजाति इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सवस्थानीय संरक्षण विधि कौन सी है? सवस्थानीय संरक्षण विधि कौन सी रहेगी? सवस्थानीय संरक्षण विधि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो देखिए यहाँ पर, सवस्थानीय संरक्षण विधि इसका राइट आंसर अपना रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? जैव आरक्षित क्षेत्र। यहाँ पर पूछा है सवस्थानीय संरक्षण विधि कौन सी नहीं है? चिड़ियाघर भी है जहाँ पे जीवों को सुरक्षित रखा जाता है, वन्य जीव अभ्यारण और राष्ट्रीय उद्यान ये चलाई जा रही है योजना। जैव अनारक्षित क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र है, ये इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। इसके बाद देखिए, शाकाहारी को और किस नाम से जाना जाता है? शाकाहारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक के नाम से जाना, प्रथम स्तर के उत्पादक के नाम से जाना जाता है। क्या रहेगा?
प्रथम स्तर के उत्पाद के नाम से, उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक खाद्य जाल का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। एक खाद्य जाल का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत हमें पूछा गया है, तो ये क्या रहेगा, खाद्य जाल का सूर्य रहेगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पर्यावरण शब्द कौन सी भाषा में व्युत्पन्न हुआ। पर्यावरण शब्द कौन सी भाषा में व्युत्पन्न हुआ, तो वैसे तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है, संस्कृत भाषा का। तो लेकिन अगर ऑप्शन में संस्कृत नहीं है तो इसे अंग्रेजी भाषा के ऊपर डाल दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आधुनिक कृषि का दुष्परिणाम। आधुनिक कृषि का दुष्परिणाम क्या रहेगा, तो आधुनिक कृषि का दुष्परिणाम, इसका राइट आंसर रहेगा ये सभी। आधुनिक कृषि के जो दुष्परिणाम है, जल प्रदूषण भी होगा, जल भराव भी होगा, मृदा अपघटन भी होगा, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ये सभी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का जैविक सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड का जैविक सूत्र क्या रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या रहेगा, लाइकेन। क्या रहेगा, लाइकेन, इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा जलवायु कारक है। जलवायु कारक पूछा है हमें, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जलवायु कारक दाब भी है, तापमान भी, आर्द्रता भी रहेगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुरता में कौन सी ग्रीन हाउस। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुरता में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो कौन सी रहेगी, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और ये कितनी पाई जाती है, 0.040%। ठीक है, 0.04% ये पाई जाती है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद देखिए, समतापमंडलीय ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई। समतापमंडलीय ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। इसके बाद देखिए, ब्लैक लंग नाम से जाने जाने वाली एक चिरकारी फेफड़ों की बीमारी जिसके कारण कोयले की खदान में काम करने वाले लोगों की आयु संभाविता में कमी आ जाती है, क्या कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। इसका राइट आंसर देखिए मैं बता देता हूँ, 56 नंबर प्रश्न का डी रहेगा। क्या रहेगा, डी, न्यूमोकोनियोसिस इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके अंदर क्या हो जाता है, फेफड़ों का रंग काला हो जाता है। क्या हो जाता है, फेफड़ों का रंग काला हो जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक आक्रामक विदेशी जलीय पादप जो अमेरिका से भारत में प्रदूषण की जांच हेतु लाया गया, वह पादप एक खतरनाक खरपतवार में बदल गया, तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, देखिए इकहोर्निया। मेरे हिसाब से इकहोर्निया होना चाहिए। अगर हमारा आंसर गलत है तो आप हमें बताइएगा। अगर इकहोर्निया नहीं होगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भी रह सकता है, नागफनी। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से जो है जलकुंभी ही इसका आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए, मोबाइल फ़ोन द्वारा जनित इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट में कौन सी धातु सर्वाधिक विद्यमान होती है। कौन सी धातु सर्वाधिक विद्यमान होती है, तो ये क्या रहेगी, कॉपर रहने वाली है। क्या, कॉपर, जिसे हम तांबा भी बोले देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का प्रथम अध्यक्ष। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का प्रथम अध्यक्ष कौन रहेगा, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा, सी। देखिए सी, SS नायडू, और इसकी फुल फॉर्म हो जाती SS। देखिए AS क्या रहेगा, सॉरी ये नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका है LS पंता, तो लोकेश्वर सिंह पंता इसका राइट आंसर रहेगा। थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे समझने में हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संक्रमिका क्षेत्र में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजाति। संक्रमिका क्षेत्र में सबसे प्रचुर मात्रा में जो प्रजाति पाई जाती है वो होती है स्थानिक प्रजाति। कौन सी होती है, स्थानिक प्रजाति। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ा आर्द्रभूमि तंत्र। विश्व का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि तंत्र कौन सा है, तो ये कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, पेंटानाल, दक्षिणी अमेरिका। ये जो सारे प्रश्न हमने यहाँ पे करवाए हैं, सारे के सारे जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे
हमारा जो मॉडल पेपर है उससे मिलते जुलते यहाँ पर आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना किसके द्वारा की गई? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना किसके द्वारा की गई? ये अपनी की गई थी नॉर्मन मेयर्स के द्वारा, नॉर्मन मेयर्स के द्वारा ये की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दचिगम राष्ट्रीय पार्क में किस मुख्य जीव प्रजाति को संरक्षित व निगरानी में रखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मस्क हिरण। और आपको बताना है दचिगम राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय व वन अनुसंधान संस्था अवस्थित है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान तो मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश में कौन सा आता है? भोपाल। तो ये गलत हो जाएगा लल्ला, भोपाल मत कराना, क्योंकि जबलपुर भी भोपाल में है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जबलपुर रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो जबलपुर है वो भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भोपाल नहीं करके आइएगा, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे मोटा मोटी याद कर लेते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्था अवस्थित है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भोपाल आ जाता है। तो सीधा बिना पढ़े ही इसी को आंसर टेक देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जबलपुर भी मध्य प्रदेश में आता है, तो जबलपुर इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नागोया प्रोटोकॉल का संबंध, नागोया प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो किससे रहने वाला है? वो रहने वाला है अपना वैश्विक तापन से। किसके? वैश्विक तापन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 65% यहाँ पर हो चुके हैं। इसके बाद अगला देखिए, वैश्विक तापन क्षमता की गणना के संदर्भ में किस गैस के रूप में काम में लिया जाता है? किसे गैस के रूप में काम में लिया जाता है ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा, चेन्नई में। और चेन्नई कहाँ पे आती है? तमिलनाडु में। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2003 में। लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? चेन्नई। और चेन्नई कहाँ पर आता है? तमिलनाडु में। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2003 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र विद्यमान हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र भारत के अंदर क्या है? विद्यमान है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तरों में सदैव घटता है? तो देखिए, खाद्य श्रृंखला क्या होती है आप समझते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या रहेगी, और खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों में सदैव क्या घटता रहेगा ये हमें बताना है। तो खाद्य श्रृंखला में सदैव क्या घटती है? जीवों की आपस में संख्या घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, इसके बाद भारत का टाइगर गेटवे, भारत का टाइगर गेटवे कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। और नागपुर कहाँ पे, कौन से राज्य में स्थित है ये आपको कमेंट सेशन के अंदर बताना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थ आवर का संचालन करता है। अर्थ आवर का संचालन कौन करता है? तो अर्थ आवर का संचालन देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, WWF। देखिए WWF इसका राइट आंसर रहेगा। और इसकी शुरुआत है कब हुई थी? 2007 में इसकी पहल चालू हो गई थी। कब हुई थी? 2007 में WWF के द्वारा अर्थ आवर का संचालन किया गया, यानी कि उसकी पहल की गई। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साइबेरियन क्रेन एक नियमित आगंतुक है। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 73 नंबर का ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। क्या रहेगा? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है, उसका निर्माण या फिर उसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो ये 10 मार्च 1982 को। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए 10 मार्च। कब? 10 मार्च 1982 को।
ठीक है। और केवला देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है? केवला देव ये कहाँ पे स्थित है? ये रहेगा भरतपुर में। कहाँ पे? राजस्थान, भरतपुर। कहाँ पे? भरतपुर जिले में ये स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में स्थानिक पादप प्रजातियां पाई जाती है। सबसे ज़्यादा संख्या में स्थानिक पादप प्रजातियां पाई जाती है, तो ये कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन नंबर इसका राइट रहेगा सी, हिमालय क्षेत्रों में। हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। और हिमालय क्षेत्रों में कौन से में पाई जाती है? दक्षिणी ढालों में पाई जाती है। हिमालय में कहाँ पे पाई जाती है? दक्षिणी ढालों में। कहाँ पे पाई जाती है? दक्षिणी ढालों में पाई जाती है। दक्षिणी ढालों में क्या पाई जाती है? जो सबसे ज़्यादा संख्या में स्थानिक पादप प्रजातियां पाई जाती है। पादप क्या होती है? पौधे होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, गहन पारिस्थितिकी है। गहन पारिस्थितिकी क्या है? तो गहन पारिस्थितिकी अपने लिए प्रकृति की रक्षा करना। क्या? अपने लिए प्रकृति की रक्षा करना रहेगा। इसके बाद देखिए, कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या के पिरामिड मध्य से चौड़े होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, घास के स्थल। क्या रहेगा? घास के स्थल इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है? प्राथमिक वायु प्रदूषक बोला है, कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? NO। वायु प्रदूषक पूछा है हमें, तो वायु प्रदूषक देखिए कणिका तत्व, CO, H2SO4 और NOx। तो इसका राइट आंसर हमें थोड़ा सा डाउट है। तो अगर कोई साइंस का स्टूडेंट्स है तो वो, या फिर BSc का जो कोई भी स्टूडेंट है, BSc यानी कि साइंस के अंदर ही आ जाती है, तो वो स्टूडेंट हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक गैर नवीनीकरण संसाधन है? गैर नवीनीकरण संसाधन की बात हुई है तो कौन सा रहेगा? कोयला रहेगा। कोयला। जल प्रकृति द्वारा, ऑक्सीजन प्रकृति द्वारा, सूर्य का प्रकाश प्रकृति द्वारा। गैर नवीनीकरण संसाधन क्या रहेगा? कोयला। ठीक है। इसके बाद देखिए, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, नारा किसके द्वारा दिया गया? पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, नारा किसके द्वारा दिया गया? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये नारा दिया गया। ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब हुई? गंगा कार्य योजना की शुरुआत 1985 में हुई। और 1985 में कब? 14 जनवरी। कब? 14 जनवरी 1985 को गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रथम पर्यावरणीय कानून का अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? प्रथम पर्यावरणीय कानून का अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1972 में, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो। लेकिन 3 बार पर्यावरणीय कानून भारत के अंदर लागू हो चुका है। कौन कौन सा है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 1927 में लागू हुआ था, उसके बाद लागू हुआ था 1972 में, और उसके बाद लागू हुआ था 1986 में। ठीक है। लेकिन ऑप्शन के अंदर जो हमारा मिलान खा रहा है वो 1972 है। तो 1972 देखिए, प्रथम पर्यावरणीय कानून अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो ऑप्शन के हिसाब से 1972 रहेगा। लेकिन बिल्कुल सही आंसर की बात करें तो 1927 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल लेते हैं। वैश्विक जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक जैव विविधता दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? ये 22 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, OTEC किसका संक्षिप्त रूप है? OTEC किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका राइट आंसर रहेगा समुद्री तापीय ऊर्जा। क्या रहेगा? समुद्री तापीय ऊर्जा। देखिए, समुद्री तापीय ऊर्जा इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, संपोषण किसके कारण होता है? संपोषण किसके कारण होता है? तो संपोषण देखिए, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण भी हो जाता है और फास्फोरस की अधिकता के कारण भी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? दोनों A एवं B, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण भी और फास्फोरस की अधिकता के कारण भी क्या हो जाता है? संपोषण हो जाता है। बिहार में किस नदी के कारण बाढ़ आ जाती है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कितनी बार करवा चुका हूँ, 3 से 4 वीडियो हमने अपलोड की है। चारों वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन भी अच्छे से दोहराया है। कोसी नदी किसके द्वारा?
कोसी नदी के कारण। और कोसी के अलावा कौन कौन सी नदी है? नारायणी और बागमती। कौन सी? नारायणी, याद रखिएगा, नारायणी नदी और बागमती, ठीक है। क्या पता अगले में ये आ जाए और उसके अंदर कोसी ऑप्शन ना देते हुए बागमती दे दिया जाए या फिर नारायणी दे दिया जाए। और कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, ये आपको कमेंट सेशन के अंदर हमें बताना है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मिनामाटा रोग किसके द्वारा होता है? ये प्रश्न भी सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट में हमने डाला था। मिनामाटा रोग किसके द्वारा होता है? तो मिनामाटा रोग किसके द्वारा होता है? पारा के द्वारा मिनामाटा रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समताप मंडल की मोटाई वायुमंडल में कितनी है? समताप मंडल की मोटाई वायुमंडल में 50 किलोमीटर रहेगी। 50 किलोमीटर, 38 से 50 किलोमीटर होती है। कितनी? 38 से 50 किलोमीटर। तो हमारे पास ऑप्शन के अंदर 50 किलोमीटर ही है, तो इसका राइट आंसर 50 किलोमीटर ही रहेगा। इसके बाद अवसादी प्रकार का चक्कर कौन सा है? अवसादी प्रकार का चक्कर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर। क्या रहेगा? सल्फर, ठीक है। तो देखिए सल्फर जो है, सल्फर के साथ साथ फास्फोरस भी होता है। अवसादी प्रकार का चक्कर जो होता है सल्फर के साथ फोर्स भी होता है, ठीक है, फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस भी इसका राइट आंसर हो सकता था, लेकिन ऑप्शन के अंदर नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सल्फर रहेगा, ठीक है। इसके बाद एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ के समय शोर का स्तर क्या होता है? टेक ऑफ क्या होता है? जब लैंडिंग मतलब जो विमान है उड़ता है, जहाज़ उड़ती है, उस समय हमें पूछा है उड़ते समय धरती से जैसे ही ऊपर चढ़ती है तो उस समय कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 80 डेसिमल रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राजस्थान की पारंपरिक जल संग्रह प्रणाली, राजस्थान की पारंपरिक जल संग्रह प्रणाली टांका रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, इताई रोग किसके कारण होता है? सारे के सारे प्रश्न हमारे वाले ही देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो इताई रोग केडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? केडियम के कारण होता है। सिल्वीकल्चर द्वारा किसका प्रबंधन किया जाता है? सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको करवाया था। तो सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वनों से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सुपरबग क्या है? सुपरबग क्या है? तो सुपरबग मैंने आपको बताया था। सुपरबग क्या है? एक जीवाणु है। क्या है? एक जीवाणु है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, पेयजल में फ्लोराइड की अनुमेय सांद्रता 1.5 मिलीग्राम, 1.5 मिलीग्राम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वृद्ध शहरों की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर, कितने से? 10 लाख से ऊपर। इसके बाद वृद्ध शहरों की जनसंख्या कितनी? 10 लाख से ऊपर। एक बार पासवर्ड मैं आपको और बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। यू बड़े हैं सारे अक्षर, UNIPPP, ठीक है। ये पासवर्ड रहने वाले हैं PDF के, जल्द ही आपको PDF देखने को मिल जाएगी। इसके बाद देखिए, सीमेंट संयंत्र व चूने की खानों में काम करने वाले व्यक्ति कौन से रोग से ग्रसित होते हैं? तो सिलिकोसिस रोग से ग्रसित होते हैं। कौन से रोग से ग्रसित होते हैं? सिलिकोसिस रोग से ग्रसित होते हैं सीमेंट के खदानों में और चूने के खदानों में काम करने वाले, ठीक है, व्यक्ति। इसके बाद उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? ये भस्मीकरण के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, ग्रमद्वीप कौन सा है? ग्रमद्वीप कौन सा है? तो ग्रमद्वीप इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर आएगा। तो इनमें से कोई नहीं। ग्रमद्वीप की अगर बात की जाए, कौन से की? ग्रमद्वीप की, तो लक्षद्वीप जो है वो भारत में सबसे ग्रमद्वीप है और कवैत दुनिया का सबसे ग्रमद्वीप है। लक्षद्वीप देखिए, लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप तो क्या है? भारत का सबसे ग्रमद्वीप है। और कवैत क्या है? दुनिया का सबसे गर्म द्वीप रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सतत विकास पर ब्रिटलैंड प्रतिवेदन का शीर्षक था। सतत विकास पर ब्रिटलैंड का प्रतिवेदन शीर्षक था। तो आवर कॉमन फ्यूचर इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसके बाद देखिए, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा का कारण, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून दिया हुआ है, लौटता मानसून दिया है और भूमध्य सागरीय चक्रवात दिया है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है वो रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर पूर्वी पवनों के कारण, क्या?
उत्तर पूर्वी पवनों के कारण, ठीक है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, ठीक है, व्यापारिक पवनों के कारण क्या रहता है, चेन्नई में शीतकाल में वर्षा का कारण भी रहता है। तो ये पूरे 100 के 100 प्रश्न हमने करवा दिए। किसी भी प्रश्न में अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट सेशन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर कितने परसेंटेज पर्यावरण अध्ययन के पेपर के अंदर बन रही है। अगर आपने हमारा मॉडल पेपर बना था जो उसको पढ़ा था तो आपके कितने परसेंटेज यहाँ पर बन रहे हैं, एक बार कमेंट सेशन के अंदर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। साथ में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार की और भी नई नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।